हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो जैसा कि आज हम बहुत दिन बाद या पहली बार कुछ 9th वालों के लिए लेके आए हैं, तो हमारा वीडियो जो रहेगा अब 9th वालों के लिए कुछ रहेगा। किस लिए बहुत से बच्चे कह रहे थे सर आप 9th का वीडियो लेके आइए, तो हम 9th का वीडियो आज लेके आए हैं। मैथ में देखिए क्या लेके आए हैं। अब बहुत जल्दी देखिए आज मैथ का करवा देंगे और इसी तरह आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे। हम इसका भी पूरा ख़त्म कर देंगे मैथ का जो चैप्टर लेके आए हैं। और मैथ बहुत जल्दी आपको 9th का साइंस भी मिलेगा, विज्ञान भी मिलेगा। कुछ टॉपिक जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो 9th भी आता है, 10th भी आता है। जब आप 11th पढ़ेंगे, देखिए सिलेबस कुछ ऐसा इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे कि 9th का है तो 9th का जो सिलेबस है वो 11th के समान है। तो 9th में आप पढ़े रहेंगे अच्छे से ना, तो वो 11th वाला ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और जो 10th वाला सिलेबस है ना वो 12th के समान है। मतलब कि अगर 10 वाला 12 के समान है, 10 में पढ़े रहेंगे तो 12 का चीज़ें आपको समझ में आएगा। इसीलिए 9th में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे 10 में पहुंच गए हैं अभी वो 9th की चीज़ें नहीं बता पाते हैं, इसका क्या मतलब है कि भाई आप 9th सही से पढ़े नहीं हो। इसका यही अर्थ निकलता है, क्योंकि 9th में 10th में जाते वक्त बहुत सी चीज़ें 9th की आती हैं तो उनको बता नहीं पाते बच्चे, छोटी छोटी चीज़ें बता नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ही है कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, या पढ़े भी होते हैं तो बच्चे हैं ना 1 महीना 2 महीना नहीं पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या पढ़े थे। अभी बच्चे क्या भाई बड़े भी होते हैं, वो भी अगर पढ़ाई, मैथ एक ऐसी चीज़ है, मैथ जान लीजिए कि एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस पे केवल आधारित है। आपने अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दिया या मैथ लगाना आपने छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि कुछ नियम मैथ के या कुछ फार्मूलेज वगैरह कुछ जो भी हैं उनके टॉपिक्स को भूल जाएंगे। लेकिन ये रहेगा कि आपको पहचाना लगेगा, लेकिन ये रहेगा कैसे करें क्या करें वो आपको नहीं समझ में आएगा। ये बोलेंगे कि सर हम इसको जानते हैं, हम इसको पहचानते हैं, लेकिन ये है कि कैसे करना है ये चीज़ नहीं बता सकते हैं। तो चलिए, मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए बीच बीच में, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर करते नहीं हुए हम अपने सब्जेक्ट पे लेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए आज हमारा टॉपिक्स क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक्स है रेखाएं और कोण, ये हमारा टॉपिक्स रहेगा आज का, रेखाएं और कोण। कक्षा 9 का है। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हमारा रेखाएं और कोण से संबंधित है ये चैप्टर, तो पहले रेखाओं और कोण के बारे में जान लेते हैं कि भैया क्या होता है, कोण क्या होते हैं, रेखाएं क्या, इस बारे में जान लेते हैं। अपना समय न वेस्ट करते हुए आगे हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक दोस्त, चलिए देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई इनके बारे में जान लेते हैं कि रेखा, चलिए आइए जानते हैं रेखाखंड। इसमें लिख दीजिए रेखा और इसमें लिख लीजिए किरण। तो दोस्त ये तो हम ये चीज़ पता है, ये चीज़ अगर आपको पता हो तो ये चीज़ हम कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते आए हैं, रेखाखंड रेखा किरण। लेकिन क्या है कि बहुत लोग इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, जैसे त्रिभुज कोण ये सब दिया रहता है तो बहुत लोगों को ज्योमेट्री जो है ना बहुत टफ लगता है, बहुत कठिन। तो एक बात जान लीजिए, मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि यार नहीं पढ़ेंगे या नहीं कवर करेंगे तो आपको फालतू लगेगा, बोरिंग लगेगा, मतलब आपको नहीं आएगा। तो मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि मैथ के पीछे पड़ जाओ, और आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे ना वो ऑटोमेटिक आपका पीछा करना छोड़ ही देगा। समझ में आई बात। तो कहते नहीं हैं अगर आप उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, मैथ को आप लगाना नहीं भूल जाएंगे या नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे, तो वो आपको बार बार परेशान करेगी, बार बार पीछे पड़ी रहेगी। अगर आप उसके पीछे पड़ जाएंगे ना तो वो उसी दिन से उसका आपका पीछा करना बंद कर दे। तो मैथ्स एक ऐसी चीज़ है सीखने से होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले रेखाखंड। तो दोस्त जान लीजिए रेखाखंड का दो निश्चित बिंदु होता है। रेखाखंड का एक निश्चित बिंदु होता है, ए और बी। इसकी पहचान क्या है कि रेखाखंड का एक लिमिट पॉइंट होता है कि भैया ए से शुरू होगा तो बी पे खत्म हो जाएगा, ये होगा रेखाखंड।
मतलब कि ए से अगर ये शुरू होता है तो बी पे खत्म हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। अगर इसके आगे जाएगा तो ये रेखाखंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि कोई त्रिभुज मतलब कोई कोण की रचना करते हैं या कहीं भी कोई चीज की रचना करते हैं तो वहां अगर ऐसा मिलता है तो हम लिखते हैं रेखाखंड ए बी। इसको लिखने का तरीका एक और है दोस्त, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी, इसके ऊपर ऐसे बार वाला चिन्ह लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये रेखाखंड है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या होगी कि रेखाखंड को हम कैसे डिफाइन कर सकते, कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि भैया इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब शुरुआत बिंदु और अंत बिंदु होगा, इसमें ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार की रेखा को हम क्या कहेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। ठीक है, और रेखा क्या होती है, तो रेखा भी देख लीजिए दोस्त, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाखंड को रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाखंड को रेखा कहते हैं। तो दो बिंदुओं से देखिए गुजर रही है, दो ही बिंदु नहीं, जरूरी भी नहीं है, यहाँ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब बहुत सारे बिंदुओं से होकर गुजर सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे, हाँ रेखाखंड, रेखा में एक चीज का ये ध्यान रखिए कि रेखा का कोई अंत नहीं होता है भाई, कहाँ से चालू होता है कहाँ चला जाता है इसका कोई अंत नहीं होता है। मतलब यहां से आके गुजर गई, रेखा हो गई। तो इसमें क्या होता है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसका खत्म करने का कोई अंत नहीं है इसमें, ना तो ये मतलब अनंत तक खींची जा सकती है। रेखा में यही एक मतलब ठोस रीजन होता है। चलिए रेखा हम जान लिए हैं, अब चलते हैं हम किरण की तरफ। तो भैया ये देखिए किरण में सबसे जरूरी क्या होता है, किरण में जरूरी ये होता है कि किरण जो है, किरण कोई एक बिंदु से स्टार्टिंग होता है तो दूसरे बिंदु पर खत्म ही नहीं होता है, दूसरा बिंदु उसका खत्म ही नहीं होता है। अगर वो स्टार्ट हो गया तो चला जाएगा चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा कभी। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी होता है कि ये चीज खत्म ही नहीं होगा। तो भैया इसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि किरण में स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ये बात अगर अब इस बात जान लेंगे तो आपको कभी कंफ्यूज करने वाला मैटर ही नहीं पड़। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इस चित्र को ऐसे बना सकते हैं और बना के आप समझ सकते हैं कि भैया रेखाखंड में, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रेखाखंड में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है, मतलब उसका एक निश्चित बिंदु होता है, मतलब लिमिट होता है। और रेखा में कोई लिमिट नहीं होता, कहाँ से खींचते हैं कहाँ ले जाएंगे कोई लिमिट नहीं होता। और किरण में भैया स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये हमारा हो गया रेखाओं के बारे में। ठीक है दोस्त, रेखाओं के बारे में। अब चलते हैं बेसिक जानकारी, चलते हैं कोणों के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं कोणों के बारे में। एंगल्स देख लेते हैं, एंगल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए एंगल्स के बारे में जानते हैं कि एंगल्स, चलिए एंगल्स देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो एंगल जो कोण होते हैं निम्नलिखित प्रकार का होता है। एंगल जो होता है, कोण जो होता है वो निम्नलिखित का प्रकार का होता है। तो निम्नलिखित का प्रकार का कौन कौन होता है दोस्त, सबसे पहले चलिए जानते हैं। देखिए नंबर 1 लिख लीजिए, नंबर 1 कहीं से भी स्टार्टिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नंबर 1 मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, न्यून कोण। सबसे पहले लिख लेते हैं न्यून कोण, और न्यून कोण को भैया बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये सब बताया था, मैं यहाँ पे इस चीज को आज मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, तीसरी बार। अगर आपको जानना है इनके बारे में जानकारी तो और वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, न्यून कोण। अब आइए देखते हैं दोस्त कि हम न्यून कोण क्या मतलब कैसे डिफाइन करेंगे न्यून कोण को, मतलब क्या होता है न्यून कोण। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण यहाँ पे देखिए, सबसे पहले न्यून कोण हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, न्यून कोण हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। मान लीजिए x डिग्री का कोई कोण है और यहाँ पे x डिग्री का कोई कोण है और यहाँ पे मान लीजिए बिंदु कोई दिया AOC। देखिए बेटा, कोण कभी भी दो रेखाखंडों के बीच, या तो कह लीजिए दो रेखाखंडों के बीच, या तो कह लीजिए ये कह लीजिए कि दो किरणों के बीच। ठीक है, दो रेखाखंडों के बीच या दो किरणों के बीच
दो रेखाओं के मतलब इस तरह से कोण बन सकता है, मतलब कि दो किरणों के बीच या दो रेखा खंडों के बीच कोण बन सकता है। तो इसको क्या कह देंगे, इसको जो बनता है दो खंडों के बीच इसे कहते हैं कोण, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शीर्ष कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं शीर्ष कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण किसे कहेंगे भैया, न्यून कोण कह लिया जाए तो 90 से कम। भैया 90 कैसे होता है, एकदम सीधा लंब होता है, एकदम सीधा, मतलब किसी सरल रेखा पे लंब कोई आकर मतलब कोई रेखाखंड वो क्या कहलाएगी, मतलब समकोण कहलाएगी। और समकोण मतलब इसका होगा 0 से 0 लेस मतलब 0 लेस देन x लेस देन 90, मतलब x का जो मान होगा, जो कोण है, कोण किसके किसके 0 और 90 के बीच में होगा। अगर 0 और 90 के बीच में होता है तो उसे कहते हैं न्यून कोण, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। जैसे भैया ले लीजिए, देखिए 45 है, 60 है, हाँ, और 30 है, ये सब क्या है, न्यून कोण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में 45 है, 30 है, 60 है, ये सब क्या है, न्यून कोण है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए दूसरा बात करते हैं, दूसरा आता है समकोण। दूसरा क्या आता है, समकोण, इसे कहते हैं इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। तो ये आता है समकोण। चलिए हम समकोण की जिक्र करते हैं कि समकोण आखिर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए भाई, ये है, ये आकृति को आप दिखाई दे रहा हो तो देख लीजिए, ये क्या है, एक समकोण है, ठीक है, ये एक प्रकार से समकोण है। हमने बताया ना कि कोई स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई मतलब कोई किरण मतलब आपतित होती, मतलब उसी के ऊपर जस्ट खड़ी होती है ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब होती है, तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये क्या होगी, एक समकोण आकृति होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसके बीच ये 90 डिग्री है, ठीक है, सीधा से देख लेंगे कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो मतलब समकोण। अगर थीटा का मान जो मतलब कि जो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर आ रहा है तो मतलब समकोण है, ठीक है। अब चलिए आगे क्या चलते हैं, तीसरा नंबर का कोण। तीसरा नंबर का कोण आता है अधिक कोण। देखते जाइए जल्दी जल्दी, अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहेंगे भैया, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा अधिक कोण। तो यहां से देख लीजिए AOC, मान लीजिए x कोई कोण है, तो अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा और 180 से कम, 90 से ज्यादा और 180 से कम, 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा तो वो होगा समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण होगा, ठीक है। 90 से ज्यादा 180 से कम, ये होगा समकोण, ठीक है। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर हम उठा लेते हैं, जैसे बात कर दे 120 की बात कर दे, 135 की बात कर दे, 150 की बात कर दे, तो ये सब क्या है, अधिक कोण है, ठीक है। चलिए चलते हैं अधिक कोण, तो इसको हम सफा करते हैं, आगे क्लियर करके आगे चलते हैं कि और कौन सा कोण होता है। तो भैया जो जरूरी है हम उसी को बताएंगे और फालतू नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए समपूर्ण कोण। चलिए इसके भी हम देख लेते हैं, समपूर्ण कोण क्या होता है। तो समपूर्ण कोण देखिए, समपूर्ण कोण क्या होता है, देखिए ये कोई किरण है, यहां से स्टार्टिंग होगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब करेक्ट क्या होगा, x, मतलब ये 360 डिग्री का जो कोण 360 डिग्री का होता है उसे समपूर्ण कोण कहते हैं। अगला चौथा हो गया, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, तो ऋजु कोण किसे कहेंगे, देखिए ऋजु कोण को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक नाम और है इसका, सरल कोण। ऋजु कोण को बोलते हैं सरल कोण। भैया ऐसा कोण जो 180 डिग्री का होता है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे कहते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। छठवां नंबर आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण किसे कहेंगे, देखिए भाई प्रतिवर्ती कोण कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे बनेगा, मतलब इसका क्या हुआ,
इसका मतलब ये हो कि भैया ये 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा, मतलब 180 और 360 के बीच में होगा, तो इसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अब कौन सा कोण बचा है? तो भैया अब कौन सा कोण बचा है? अब अन्य कोण होते हैं। अन्य कोण बहुत से होते हैं, देखिए, और अन्य कोण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अन्य कोण और कौन कौन होता है? तो भैया यहाँ पे अन्य कोण, सबसे पहले पूरक कोण के बारे में चर्चा कर लिया जाए। पूरक कोण, चलिए पूरक कोण देख लेते हैं। तो पूरक कोण किसे कहेंगे भाई? देखिए ये 45 है, इसका ये भी 45। ठीक है, देखिए जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, जब दो कोणों का योग मान लीजिए x है और ये y है, तो जब दो कोणों का योग मतलब कि 90 हो जाए, सॉरी 180 नहीं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे कहते हैं पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे कहते हैं पूरक कोण। चलिए इसका थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, समझ में आ जाए। जैसे 10 डिग्री दिया है और किसी ने पूछा कि 10 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? भैया 80 डिग्री इसका एक पूरक कोण है। जैसे 50 डिग्री दिया है और आपसे कोई पूछ लिया कि भैया ऐसा है कि 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 50 डिग्री का कोण पूरक कोण 40 होगा। तो इन दोनों का जो दो पूरक कोण होते हैं इनका योग 90 पूरना चाहिए। कोई पूछा आपसे कि 30 डिग्री दिया है और 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बोलोगे 60 डिग्री होता है। तो इस तरह से तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला लिख लीजिए, समपूरक कोण। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण किसे कहेंगे? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, समपूरक कोण जिसका दो कोण, जब दो कोणों का मान, जब दो कोण का मान 180 डिग्री होता है। देखिए भाई मान लीजिए आपका, हल्का से देख लीजिए, आपका एक कोण 100 डिग्री का है और एक कोण 80 डिग्री का है, तो ये क्या होगा? इस तरह के कोण क्या होंगे? मतलब इस तरह के कोण क्या होंगे? इस तरह के कोण होंगे समपूरक कोण। तो इनका योग हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। दो अब जैसे आपसे कोई पूछा, डिफाइन कर लीजिए हैं, जैसे पूछा कि भैया 120 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो आप कहोगे 120 डिग्री का समपूरक 60 डिग्री होगा। आपसे कोई पूछा कि भैया 90 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो आप कहोगे 90 डिग्री का 90 डिग्री समपूरक होगा। तो इसी तरह से भाई आपको लगाना है और बताना है समपूरक कितना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, चलिए वो चीज़ देखते हैं। तो भाई हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखना ना भूलें, थोड़ा सा देखा करिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। चलिए अगला लेते हैं। देखिए अब आते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण, कमर तोड़। कमर तोड़ मतलब आसन्न कोण। ये देख लीजिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए कोई कोण बना है, आसन्न कोण मतलब ये इस प्रकार से मान लीजिए कोई कोण बना है। ठीक है, अब इस प्रकार से कोई कोण बना है, यहाँ पे देख लीजिए कमर तोड़ कोण बोलते हैं भाई इसे। ठीक है, मान लीजिए ये 20 का है और ये 100 का है, तो ये क्या बनाएगा? एक प्रकार से आसन्न कोण। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? देखिए इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होगी और दो जो अन्य दो भुजाएं होंगी वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी, वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होगी। एक कॉमन सी लाइन मतलब कॉमन सी साइड मतलब भुजा होगी, और इसमें कोणों का योग जरूरी नहीं होता, कुछ भी हो, कोण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दूसरे देखिए कमर तोड़, इसका इस पे निर्भर है भैया, ये भी इस पे लदा, इस पे चढ़ा है और ये भी इस पे चढ़ा है, मतलब एक ही रेखा के भरोसे क्या है कि एक ही रेखाखंड के भरोसे ये दोनों चीज आपस में ठहरे हुए हैं। इस तरह के कोण ये दोनों आपस में क्या है? आसन्न कोण है। बात समझ में आई? ये दोनों आपस में आसन्न कोण है। इसमें जरूरी होता है कि उभयनिष्ठ
एक अभयनिष्ठ भुजा होती है, जो दो अन्य भुजाएं होती है विपरीत दिशा में होती है। चलिए आसन्न कोण हो गया। अब चलिए चलते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं रैखिक युग्म। तो भैया देख लीजिए यहाँ पे रैखिक युग्म। चलिए देखते हैं रैखिक युग्म। तो देखिए रैखिक युग्म पहले ये जान लेते हैं। मान लीजिए ये 30 का है और ये 150 का है, A B C D, ठीक है। देखिए समझिएगा इसको कायदे से, रैखिक युग्म कहेंगे किसे? ऐसा मतलब किसी सरल रेखा पे दो कोणों का योग, किसी सरल रेखा पे दो कोणों का योग अगर 180 हो जाए, किसी सरल रेखा पे, किसी स्ट्रेट लाइन पे दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो समझ लीजिएगा कि रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म कोण हैं आपस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भाई ये जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा x और ये लिख लीजिएगा y। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। मतलब किसी सरल रेखा पे अगर दो कोण, मतलब किसी सरल रेखा पे अगर दो कोण का योग 180 डिग्री होता है तो वो क्या कहे? रैखिक युग्म बनाते हैं। दो आसन्न कोण, दो आसन्न कोणों का योग, ठीक है। दो, यहाँ पे लिख लीजिएगा दो आसन्न कोणों का योग, कोणों का योग 180 होना चाहिए, योग 180 होना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा, दो आसन्न कोणों का योग 180 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है। अब आते हैं अगला, देख लीजिए अगला आते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं। तो भैया देख लीजिएगा प्रच्छेद रेखाएं क्या है। बाबूजी देखिएगा प्रच्छेद रेखाएं। देखिए प्रच्छेद रेखाएं मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु O पर काटती हैं, किसी बिंदु O पर, मान लीजिए इसका A नाम, इसका B, इसका C, इसका D, तो मान लीजिए हमने नाम लीजिए। जब दो रेखाएं आपस में किसी O बिंदु पर काटती हैं तो उसे कहते हैं प्रच्छेद रेखाएं कहते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं जब दो रेखाओं को आपस में काटा जाता है और वो जहां कटती हैं वो बिंदु O पर कटती हैं तो उसे कहते हैं प्रच्छेद रेखाएं, ठीक है भाई। आप चलते हैं अप्रच्छेद रेखाएं। अप्रतिच्छेद रेखाएं ये क्या होती है? तो भाई कह लीजिए कि ये क्या होती है, तो हम बताते हैं क्या होती है। तो मान लीजिए कोई रेखा खींच लीजिए और यहाँ से ऐसे एक रेखा खंड खींच दीजिए। अब देखिए AB और ये CD, तो ये अप्रच्छेद रेखाएं हैं क्योंकि इसमें कोई भी रेखा किसी रेखा को काट नहीं रही है, ठीक है। कोई दो रेखाएं आपस में दूसरे रेखा को काट नहीं रही, इसलिए इस प्रकार का रेखा जो कोण होगा, मतलब अब ये सब रेखा अप्रच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। हाँ, इन दोनों रेखाओं को बोल सकते हैं समांतर रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाओं को बोल सकते हैं कि AB समांतर CD, AB पैरेलल CD, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा। चलिए अब आते हैं, हमारी बेसिक जानकारी खत्म हुई, अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे कुछ सवाल लगवा दिए जाएं कि क्या होता है, हमारी बेसिक नॉलेज खत्म हो गया। चलिए हम अपने चैप्टर पे आते हैं कि बच्चों को कुछ चैप्टर में जो सवाल हैं उनको लगवा दिया जाए। तो चलिए चलते हैं अपने सवाल पे। देखिए पहला सवाल हमारा क्या है, एक प्रमेय पढ़ लेते हैं। इस प्रमेय का इसमें यूज है, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्रमेय ये है बेटा, इसमें हमको सिद्ध करवाना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण देख लेते हैं, ये हमारा सवाल है। चलिए दोस्तों देखिए थोड़ा से आवाज़ का प्रॉब्लम था। चलिए चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। चलिए देखते हैं इसमें शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। देखिए दोस्त,
एक बात ध्यान रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण कब बनेगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। शीर्षाभिमुख कोण तभी बनेगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगे। जब तक प्रच्छेदित नहीं करेंगी तब तक शीर्षाभिमुख कोण बनने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, चलिए हम नाम दे देते हैं, दोनों रेखाओं का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हमने नाम दे दिया कि भैया, तो इसमें देख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण पहले हम बना लेते हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, तो चलिए मैं बार बार ये नहीं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे डी, मान लीजिए ये मिडिन पॉइंट जो बिंदु ओ पे काटता है, तो इसमें क्या लिखेंगे पहले, सबसे पहले चलिए देखते हैं। देखिए ये कोई मिडिन पॉइंट ओ है, जहाँ पे दो रेखाएं आपस में एक दूसरे कट करती हैं, वो मिडिन पॉइंट, इसको बोलते हैं ओ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए हम मानते हैं कि ये रेखा इसके बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो हम ये नहीं बताएंगे, चलिए हमको सिद्ध करना है शीर्षाभिमुख कोण क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब एक दूसरे के समांतर नहीं, एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रही हैं आपस में। कैसे, मतलब शीर्षाभिमुख कोण कैसे है, सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कि आमने सामने कोण कैसे बराबर हो जाता है, इस बात को हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम इनका नाम दे देते हैं 1 2 3 4। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा अगर हम बोलेंगे डी ओ बी, बी ओ सी, सी ओ ए, इस तरह बोलेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरह बोलेंगे तो साफ सुथरा एकदम से क्लियर रहेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरह लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये देख लीजिए, इसमें लिख लीजिए ए बी और सी डी रेखा, ये रेखाएं बिंदु ओ पर प्रच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ये चीज लिख लीजिएगा। ठीक है, कहते हैं ए बी और सी डी रेखा एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रच्छेद करती हैं। चलिए अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध भैया ये करना है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि कोण 1 बराबर कोण 3 के। हमने तो यही कहा था शीर्षाभिमुख कोण का सामने का आमने सामने कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि बिंदु 1 कोण 3 के कैसे बराबर है, और क्या लिखना है कि कोण 2 इज इक्वल कोण 4 के। तो ठीक है, इस बात को चलिए सिद्ध हमें करना है ये चीज कि भैया कैसे दोनों कोण आपस में बराबर हैं। चलिए चलते हैं हल, यहाँ से चालू करते हैं। चलिए देखिए दोस्त, जब किसी भी, अभी मैंने बताया था कि रैखिक युग्म कोण कैसे बनाता है, अभिगृहित कैसे होता है, रैखिक युग्म कोण कैसे बनाता है। जब दो सरल रेखा, मतलब एक सरल रेखाओं पे कितने भी कोण बने होते हैं उनका योग 180 होता है। ये क्या है, रैखिक युग्म, मतलब कि दो आसन्न कोणों का योग जो 180 हो जाए, तो भैया ये आसन्न कोण बना रहा है, ये दोनों आपस में आसन्न कोण होंगे। तो भैया ये क्या होगा, एक रैखिक युग्म कोण होगा। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं कि भैया 1 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा, 180। भैया एक रेखा पे बना कोण, देखिए ये और ये जब दोनों जुड़ेंगे आपस में, ये और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो ये एक रेखा पे कोण कितने का बनता है, 180 का। मैंने बताया है अभी मैंने बताया सरल कोण में स्ट्रेट लाइन, हाँ, ऋजुरेखीय कोण वही होता है 180। तो भैया इन कोण को जोड़ने पर इनका योग क्या होगा, 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए रैखिक युग्म। ठीक है, अभिगृहित रैखिक युग्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो हो गया भाई, ये तो हो चुका है। चलिए अब देखिए इस लाइन पे अगर हम ए बी रेखा पे देखें, पहले तो हमने सी डी रेखा पे देख लिया, अब भैया हम ए बी रेखा पे देखें तो ए बी रेखा पे कौन कौन होगा, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का योग जो है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। देखिए ना, इसके बराबर 180, इसके बराबर 180, तो भैया बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 4, अब बराबर क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 4, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों 180 डिग्री तो आपस में बराबर होंगे ये कोण। तो भैया देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या, कोण 1 बराबर कोण 3।
तो देखिए ना यहाँ पे सिद्ध हो गया ना, यही तो करना था, कोण 1 बराबर कोण 3, तो भैया यही सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे आ चुका है, यहाँ लिख दीजिए कि प्रूफ हो गया, अप्रूव्ड हो गया। और इसी तरह जब इसी तरह यहाँ पे अभी मैंने इसको लिया, जब इसी तरह यहाँ पे इसको लेंगे, 2+3 करेंगे, हाँ 2+3 करेंगे और 1+2 करेंगे तो उसमें भी कुछ कट जाएंगे और ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार क्या है, कोण 2 बराबर कोण 4 है भी है। ठीक है दोस्त, समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए इसको समझ लिया कि हमने शीर्षाभिमुख कोण कैसे आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका हमें काम लगने वाला है हमारे क्वेश्चन पॉइंट पे, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हमको काम लगने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्त देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा है, थोड़ा सा मिला लीजिए क्वेश्चन, तो हमने जितना जरूरी था उतना ही लिखा है, अपने बुक्स में मिला लीजिएगा। क्वेश्चन ये क्या है, दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेदित कर रही हैं। दो रेखाएं कौन कौन, AB और CD, दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेदित करती हैं। तो यदि AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री और BOD बराबर 40 दिया है, तो BOE और प्रतिवर्ती कोण, इसका प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं भाई। देखिए सबसे पहले दोस्त ये जान लीजिए कि यहाँ पे हम बात कर लिया जाए, इसमें देखिए हल, चलिए हल दिया है। हल अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान से देखिए, कोण BOD मतलब ये वाला कोण BOD किसके शीर्षाभिमुख कोण के बराबर, ये मतलब शीर्षाभिमुख कोण आपस बनाते हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपस बराबर होते हैं। तो COA मतलब ये कह लीजिए कि AOC बराबर 40 डिग्री, भैया एक दूसरे के बराबर होंगे। अभी मैंने बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं, जो उसका मिडिल पॉइंट वो होता है, उसके आमने सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं। तो भैया ये भी तो, जब ये बराबर होगा तो ये भी तो इसके बराबर ही होगा, तो जब ये इतना है तो ये भी तो 40 के बराबर होगा। तो हमको क्या मिला कि BOD बराबर AOC बराबर 40 डिग्री, तो भैया ये हमको 40 मिल गया। चलिए इस रेखा की बात हो जाए, इस रेखा पे बने कोणों की बात हो जाए, तो यहाँ पे देखिए AOC बराबर हमको क्या मिल गया, 40। अब देखिए हमारे पास दिया क्या है, दिया गया है, यहाँ लिख लीजिएगा, दिया है, क्या दिया है, AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री हमको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए AOC बराबर कितना है, 40 डिग्री, तो यहाँ लिख दो 40 प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। और देखिए यहाँ से BOE लिख के रहिए बराबर 70, और इस 40 को बराबर उस पार भेज दिए, जब उस पार जाएगा तो 40 और 70 में से 40 जाएगा कितना आएगा, 30 डिग्री। तो भैया हमको BOE का मान 30 डिग्री मिल चुका है। कहाँ पे, BOE का मान मतलब ये कोण हमको 30 डिग्री मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था कि एक रेखा पे, किसी रेखा पे बना कोण, जितने भी कोण बने होते हैं सबका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो भैया देख लीजिए, ये कोण है और ये कोण है और ये कोण है, तो तीनों का योग जो होगा 180 होगा, तभी तो हमको ये कोण मिलेगा। हमको दो कोण मिल चुके हैं, ये वाला बाकी है, तो तीनों को जोड़ेंगे और बराबर 180 के, तो हमको वो कोण आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे कोण, क्या लिखेंगे, AOC प्लस कोण, क्या पूछा गया, COE प्लस कोण BOE बराबर 180 डिग्री। तो भैया ये 40 है और क्या है, COE पूछा है, तो COE रखे रहिए, प्लस BOE 30 डिग्री निकल आया, बराबर का 180। तो कोण COE बराबर क्या हो जाएगा, COE बराबर देखिए 30 और 40 70 हो गया, और 180 में से 70 घटा दीजिए, बराबर का 110 डिग्री। तो भैया यहाँ पे बराबर का जो COE आया 110 डिग्री आया, ये आपका आंसर हो गया।
तो आपका कहानी ये देख लीजिए खत्म हो गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सीधे समझेंगे। जो हमने अभी प्रमेय बताया था कि आपस में क्या है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्त कि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, भिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से लगाया है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले कि क्वेश्चन है क्या अगला। ठीक है, नहीं आएगा, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा गया है, ये देखिए आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि मतलब यदि दो रेखाएं, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रही हैं, ये देखिए एक्स वाई और एम एन, दो रेखाएं एक दूसरे के ओ बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, तो यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है, तो ए अनुपाते बी बराबर 2:3 हो, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। इतनी सी बात, हमको सी का मान ज्ञात करना है भाई। चलिए देखते हैं कि सी का मान आखिर कैसे आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मान लेते हैं। माना, क्या मानते हैं, हमको कुछ मानना पड़ेगा कि ए अनुपाते, माना ए बराबर 2x और b बराबर 3x। भैया x इसलिए कर दिया कि अनुपात में x लगाना पड़ता है, फिर x आपस में फिर कैंसिल, हमको भाग देने में थोड़ा सा आसानी होता है। कि जैसे कि आ गया यहाँ से 2x भागे 3x, तो x आपस में कैंसिल हो जाता है, इसलिए x लगाना। ठीक है, मान निकालने के लिए हमको x लगा, फिर से कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे देखें तो एक्स वाई रेखा पर, रेखा एक्स वाई पे, इस रेखा पे देखिए जितने भी कोण बने सभी का योग ना 180 डिग्री के बराबर होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए a प्लस बी प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो भैया ए बी, ये कोण और ये वाला कोण तीनों जोड़ लेंगे, क्योंकि तीनों एक ही लाइन पे बने हैं। एक ही लाइन पे बना हो तो सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण a प्लस बी प्लस 90, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए a का मान कितना दिया है, 2x दिया है, 2x रख दो, b का मान 3x दिया है, 3x रख दो, और 90 को आप बराबर को उस पार लेके चले जाइए। जब उस पार ले जाएंगे तो 90 में से घट जाएगा, कितना आएगा, 90 आ जाएगा। और 3 2 कितना हो गया, 5x हो गया। अब 5x बराबर 90 काट दीजिए, 5 से 90 को भाग देंगे, तो 5 से 90 को भाग देंगे 90 में, तो 18 बार जाएगा, 18 5 90 होता है, 5 18 90, तो x का मान 18 आ गया। हमने माना क्या था, a वाला कोण कितना है, तो a वाले कोण तो हमें पूछा नहीं गया, चलिए हम फिर भी बता देते हैं। यहाँ x का मान रख दीजिए 18, और 18 दूना 36 हो जाएगा, और b वाला कोण 3 गुणे 18, 18 त्रिका 54। ठीक है, तो b वाला कोण इतना हो गया। अब देखिए दोस्त, सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, जरूरी पॉइंट ये है कि इस रेखा तो हमने देख लिया, अब हमको एम एन रेखा पे देखना है, तभी तो सी का मान निकलेगा। तो देखिए एम एन रेखा पे कौन कौन कोण है, ये एक सी है और एक बी है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर 180 के। तो यहाँ लिख लीजिए b प्लस सी बराबर 180। अब बी एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए कोण b कितना है, 54 है, तो रख दीजिए 54 और प्लस सी बराबर 180। तो यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 54। अब 54 घटा दीजिए भाई, 54 10 में से 6 4 गया, 6 आ जाएगा, और 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा, हाँ एक का एक ही रहेगा। तो सी डी 126 डिग्री ये हमारा राइट आंसर देगा। ठीक है, देख लीजिए दोस्त, अगर कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, इसलिए हमारा थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आखिर क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है,
मान लीजिए ये आकृति दी गई है, ये हमारा आकृति दी है। तो भैया देख लीजिए, और अगर आकृति आपको स्पष्ट नहीं दिख रही थी किताब में देख लीजिएगा, हमने इसको अपने से माना है, क्यों हमें पी आर टी ये बार बार न लिखना पड़े। 4 हमने अपने से माना, 2 अपने से, 1 2 और 3 और 4। ये क्या हो गया, आंतरिक कोण, ये बाह्य कोण। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मतलब सवाल क्या दिया है, मतलब कोण पी क्यू आर बराबर कोण आर, मतलब पी आर क्यू बराबर है, ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया जो ये कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो हमको दिया गया है, तो दिया है, इसमें दिया है, देखिए दिया क्या है, दिया है कि कोण 1 बराबर कोण 2 के, साफ साफ दिया है कि कोण 1 बराबर कोण 2 के। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण 3 बराबर कोण 4। सिद्ध ये करना है कि कोण 3 बराबर 3 कोण और ये 4 कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है कि नहीं है, मतलब इसको हमें सिद्ध करना है। तो भैया हल में आते हैं, तो हल में आते हैं, देखिए क्या आते हैं हल में, चलिए देखते हैं। हमने बताया था कि एक रेखा पे बना कोण, जितने भी कोण है सब बने कोण, इनका जो मान होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा, जितने कोण, मतलब देखिए यहाँ पे 2 कोण बने हैं, तो इनका जो मान होगा इस रेखा पे 180 डिग्री होगा। तो इसमें लिख लीजिए कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण, मतलब ये आसन कोण है। आसन कोण का मतलब देखिए ना, ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके एक क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये उभयनिष्ठ कोण है, मतलब बीच में से 20 उभयनिष्ठ रेखा। तो इसमें ये कोण बराबर ये कोण, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 180 डिग्री बनेगा। तो ये क्या बनाएगा, रैखिक युग्म। अब देखिए यहाँ पे 180 जोड़ लिया, चलिए 180 जोड़ लिया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म अभिगिरित। ठीक है, रैखिक युग्म अभिगिरित। अब यहाँ पे देखिएगा कि कोण इतना जोड़ लिया, अब यहाँ भी तो वही काम करेंगे, क्या करेंगे कि कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। तो आप देखिएगा कोण 2 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए दोनों कोण आपस में समान है ना, यहाँ देखिए 180 180, तो भैया हम क्यों ना इसको बराबर ही कर देते हैं। तो चलिए हम इसको बराबर कर देते हैं, कोण 1 प्लस कोण 3 अब बराबर ये पूरा कोण 180 के बराबर है, तो कोण 2 प्लस कोण 4, यहां से देखिए प्रूफ हो रहा है। अब देखिए कोण ए बराबर कोण 2 दिया है ना, यहाँ पे देखिए कायदे से, तो हम ए की जगह कोण 2 लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ देखिए कोण 1 है, देख 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण 2, तो यहाँ लिख लीजिए कोण 2 अब बराबर 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि समान चीज है, बराबर किस पार उस पार। तो बचा क्या, बचा क्या, यहाँ पे 3 कोण बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमारा देखिए प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा प्रूफ्ड। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, यही तो हमें करना था प्रूफ। देखिए सिद्ध क्या करना है, कोण 3 बराबर कोण 4, तो कोण 3 बराबर कोण 4। समझ में आया ना, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि इसमें यह कहा गया है कि यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड हो तो सिद्ध करो कि AOB बराबर AOB एक रेखा है। तो भैया देख लो यहाँ पे AOB मतलब ये जो AB रेखा गई है, इसको सिद्ध करना है क्या ये एक रेखा है, मतलब एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है। अगर देखिए, अगर हम सिद्ध कर सकते हैं, अगर देखिए इनके जो ये जो कोण बना रहे हैं, ये जो आसन कोण बने हैं, अगर इन आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री आता है तो समझ लीजिए अगर 180 डिग्री बना तो मतलब एक सरल रेखा है, मतलब वो एक रेखा 100%। उसका प्रमेय यही था कि सरल रेखा क्या होता है, अगर कोई भी सरल रेखा पे कोण 180 डिग्री बनता है तो मतलब वो सरल रेखा है, और सरल रेखा पे ही कोई 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए लिखते हैं क्या दिया गया है इसमें। देखिए कहाँ है x प्लस वाई बराबर क्या दिया है w प्लस जेड। अगर हम इस रेखा पे देखें, यहाँ पे
ए और बी पे, तो ये कोण और ये कोण, क्यों भाई, ये कोण और ये कोण आपस में, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, इस रेखा पे है, तो ये कोण का योग 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और क्या है, अब इधर देखें, अगर इस पार बात करें तो x प्लस जेड प्लस डब्लू, जेड प्लस डब्लू बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 डिग्री मतलब आपस में इन दोनों का योग एक बराबर आ रहा, तो मतलब ये कोण भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो इनको जोड़ दीजिए। तो चलिए इनको सबको जोड़ लेते हैं दोनों को। यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पे लिख लीजिए कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई बराबर 180 प्लस 180, मतलब इधर इधर वाले जोड़ दिया, इधर इधर वाले सबको जोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं x प्लस वाई बराबर, अब देखिए जेड प्लस डब्लू, यहाँ पे देख लीजिए दिया गया था, क्या दिया गया, जेड प्लस डब्लू या डब्लू प्लस जेड बराबर x प्लस वाई, तो हम इसकी जगह इसको लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे x प्लस वाई लिख लिया जाए, और 180 मिलके कितना होगा 360 डिग्री हो जाएगा। x y ये सब जोड़ेंगे तो x और x मिलके 2x और y और मिलके 2y हो जाएगा, बराबर का 360 डिग्री। अब 360 डिग्री, फिर दो दो कामन निकाल लीजिए, इधर देख लीजिए बगल में, जब दो दो कामन लेंगे तो x और प्लस y बचेगा, यहाँ से दो निकाल लीजिए, यहाँ से दो निकाल लीजिए, जब दो दो निकाल लेंगे तो x प्लस वाई, अब बराबर 180 और 180 360 डिग्री, तो बराबर इस पर 360 डिग्री। अब 2 से काट दीजिए 360 को, जब 2 से काटेंगे या तो 2 से भाग दीजिए 300